नमस्कार दोस्तों, ये मेरी 11वीं वीडियो है और ये वीडियो बेसिकली सीटेट के लिए है। सीटेट पेपर नंबर 2 सोशल साइंस। अभी जो हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वो बेसिकली हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो ये मेरी 11th वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ जाकर साइट पर जाकर देख सकते हैं। आप अपने यूट्यूब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए देखते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। दिल्ली के सुल्तानों को समझने से पहले थोड़ा सा पहले से कुछ और चीज़ें समझ लेना ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या है, दिल्ली जैसा जो शब्द है वो अभी हमने पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कहीं भी दिल्ली पर्टिकुलर एक वर्ड जो है वो दिखाई नहीं देता है। उसका रीज़न ये था क्योंकि इस समय में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा था वो कावेरी की तरफ या कावेरी नदी के आसपास, इसके अलावा गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, बिहार, मतलब ऐसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। लेकिन दिल्ली जैसा जो शब्द है वो हमें 12वीं शताब्दी के आसपास में ही ये शब्द आइडेंटिफाई होता है। तो चलिए हम देखते हैं। जो दिल्ली है वो 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आता है। ये एक शहर था। ये जो शहर था ये बेसिकली 1165 ईस्वी के आसपास तोमर राजवंश ये भी बहुत फेमस राजवंश था। तोमर राजवंश का महान प्रतापी राजा जिसका नाम था अनंगपाल, उसके अंतर्गत दिल्ली रहा। ऐसा भी नहीं कह सकते, ये बोल सकते हैं कि भाई तोमर राजवंशों के समय में दिल्ली अस्तित्व में आया। लेकिन एक समय के बाद इन्हीं तोमर राजवंशों को चहमानों के द्वारा यानी चौहानों के द्वारा हराया गया। चौहानों का एक महान प्रतापी राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये एक महान और प्रतापी राजा था और इसी ने तोमरों को हराया। आगे चल के हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के समय में या यूं कहें चौहानों के समय में दिल्ली एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस समय में दिल्ली जो था वो एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा। क्यों उभरा? क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा व्यापारी गण रहा करते थे। बेसिकली जैन व्यापारी यहाँ पर रहा करते थे। साथ ही साथ दिल्ली इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि यहाँ दहलीवाल नाम के सिक्के चलाए जाते थे। ये सिक्के की ढलाई होती थी यहाँ पर, इसलिए भी दिल्ली बहुत फेमस हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं दिल्ली पर जिन सुल्तानों का शासक था, यहाँ पे जिन सुल्तानों ने अपना शासन किया उनके बेसिकली जानकारी के स्रोत क्या हैं। हमें ये कैसे पता लगता है कि बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर शासन किया? इसका सबसे बेहद उम्दा प्रमाण इसके मिलते हैं सिक्कों के माध्यम से। यानी सुल्तानों ने अपने नाम के सिक्के जारी किए, यानी किसी न किसी सिक्के के माध्यम से पता लगता था कि ये उस समय के काल के शासक के सिक्के रहे होंगे। साथ ही साथ स्थापत्य कला, क्योंकि जब सुल्तानों का काल था तो उस समय में हमें स्थापत्य कला में एक बेहतरीन और नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इतिहास यानी तारीख और त्वारीख। तारीख ये एक वचन है, त्वारीख बहुवचन है। इन दोनों का ही मतलब है इतिहास से। अब हम ये देखते हैं, ये जो इतिहास है ये बेसिकली फ़ारसी भाषा में ही लिखे गए थे। तो हम ये देखते हैं कि जानकारी के और भी स्रोत थे, यानी इतिहास। जो शासक गण थे वो अपना इतिहास भी लिखवाते थे अपने किसी लेखक के माध्यम से। तो लेखक इस समय भी बहुत फेमस थे। इससे पहले हम ये जानते हैं प्रशस्ति के माध्यम से भी जो लेखक होते थे वो बड़े फेमस हो जाते थे, इसलिए क्योंकि वो राजाओं की प्रशंसा करते थे। यहाँ पर भी लेखक बहुत फेमस है क्योंकि लेखक जो थे वो कहीं ना कहीं राजाओं के बारे में अच्छी बातें ही लिखा करते थे। आगे हम देखते हैं कि ये जो लेखक है ये त्वारीख की रचना करते थे लेखक, और ये बेसिकली नगरों में रहते थे। शायद ही कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई लेखक गांव में रहा हो। लेखक जो थे वो सबसे ज़्यादा राजाओं की शरण में होते थे, शासकों की शरण में होते थे और ये उनके बारे में लिखा करते थे। ये जो लेखक थे ये इनाम पाते थे, राजाओं से इनाम पाते थे और ये एक आदर्श समाज की कल्पना करते थे। ये समाज आदर्श समाज की कल्पना करते थे, लेकिन उस आदर्श समाज में जन्मसिद्ध अधिकार को मानते थे और साथ ही साथ लिंग भेद को मानते थे। लेकिन फिर भी ये आदर्श समाज की कल्पना करते थे, यानी इनके अनुसार आदर्श समाज की कल्पना कुछ और ही था। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे है त्वारीख। अब यहाँ त्वारीख का क्या मीनिंग है? त्वारीख का मीनिंग था आदर्श समाज, जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया। लेकिन ये आदर्श समाज लिंग भेद के आधार पर था और साथ ही जन्म सिद्ध अधिकार के आधार पर। जन्म सिद्ध अधिकार का यहाँ पे मतलब ये हुआ है कि
अगर कोई राजा है तो राजा का बेटा भी वहाँ पर राजा ही है, ये उसका उस पद पर जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके आधार पर लेखकों के द्वारा आदर्श समाज लिखा गया है। मतलब अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो एक आदर्श समाज है। एक हम उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है रज़िया सुल्तान का। रज़िया सुल्तान के बारे में जानते हैं, पहली शासिका थी। रज़िया सुल्तान जो थी वो 1236 में रज़िया सुल्तान सिंहासन पर बैठती हैं, क्योंकि उनके पिता यानी उनके जो पिता थे इल्तुतमिश ने माना कि मेरे सारे ही पुत्रों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, यानी सबसे ज़्यादा कैपेबल और योग्य अगर कोई है तो वो रज़िया सुल्तान है, जो प्रशासन को बहुत अच्छे से चला सकती थी। लेकिन वहाँ के उल्लेमा वर्ग ने, वहाँ के धार्मिक गुरुओं ने और वहाँ के जो अमीर वर्ग थे, या यूँ कहें जो बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, ऐसे लोगों ने रज़िया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक महिला थी, तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान को 1240 में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। एक और भी रीज़न था, रज़िया सुल्तान अपने ढंग से प्रशासन को चलाती थी। मतलब वो एक कुशल प्रशासिका भी थी और वो अपने ढंग से प्रशासन चलाती थी। तो जो वहाँ पे बड़े तबके थे, यानी बहुत बड़े बड़े पदों पर जो वहाँ पे पुरुष वर्ग थे, वो उसके आदेश को स्वीकार नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से 1240 में उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। एक लेखक हैं जिनका नाम है मिन्हाज-ए-सिराज। मिन्हाज-ए-सिराज ये बात कहते हैं कि रज़िया सुल्तान अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा सक्षम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का जो वर्ग था, यानी वहाँ के जो अन्य वर्ग थे, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उसे हटना पड़ा। एक और उदाहरण हमें देखने में आता है, और ये उदाहरण था रानी रुद्रमा देवी का। रानी रुद्रमा देवी इतनी फेमस क्यों थी? रानी रुद्रमा देवी ये आंध्र प्रदेश के वारंगल के काकतीय वंश की महारानी थी। आंध्र प्रदेश के वारंगल के काकतीय वंश की महारानी थी। ये इसलिए इतनी फेमस थी क्योंकि ये पुरुषों का नाम, मतलब पुरुषों के जैसे नाम से ये शासन चलाती थी। यानी शासन मतलब किले के बाहर, या यूँ कहे उस पर्टिकुलर महल के बाहर कोई खबर ये नहीं जा पाती थी कि शासन आखिर महिला चला रही है या पुरुष चला रहा है। तो इस वजह से रानी रुद्रमा देवी महिला होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पर शासन चलाया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कश्मीर की एक महारानी थी, कश्मीर की एक रानी, उनका नाम था दिद्दा। दिद्दा मतलब बड़ी बहन यानी दीदी। तो इस तरह से एक आदर्श नारी के माध्यम से, यूँ कहें कि प्रिय बहन के माध्यम से, जो कश्मीर की महारानी थी, कश्मीर की रानी, उन्होंने वहाँ का शासन चलाया। तो इस तरह से हम ये तो देखते हैं कि रानियों के द्वारा शासन चलाया गया, लेकिन रज़िया सुल्तान को सल्तनत काल में एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है भाई, लिंग भेद की यहाँ पर पॉलिसी है जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि लेखकों के अनुसार लिंग भेद ही आदर्श समाज का आधार था। अब हम यहाँ देखते हैं 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी बहुत बड़ा परिवर्तन का समय था। क्यों था ये परिवर्तन का समय? यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रमणकारियों के आक्रमण बढ़ गए थे, और ये आक्रमणकारी, जिनमें सबसे ज़्यादा क्रूर आक्रमणकारी थे चंगेज़ खान। चंगेज़ खान मंगोल का रहने वाला था, एक मंगोल शासक था, और वो इस संपूर्ण महाद्वीप पर अपना कब्ज़ा चाहता था। इस संपूर्ण महाद्वीप पर वो अपना कब्ज़ा बनाना चाहता था, इस वजह से वो आक्रमण करता था। और वो इतना श्रेष्ठ भी था कि उसके समय में जितने भी आक्रमण हो रहे थे वो उसमें विजित होता जा रहा था, यानी जीतता जा रहा था। एक आधा उसके आक्रमण थे जिसको भारतीय सुल्तानों ने भी रोकने की कोशिश की, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ के जो सुल्तान थे, उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो अपने राज्य को इस खतरनाक आक्रमणकारी से कैसे बचाएं, क्योंकि ये जो आक्रमणकारी थे, इनकी सेना यानी चंगेज़ खान और उसकी सेना जहाँ कहीं जाती थी बहुत भारी रक्तपात करती थी, बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मार देती थी, लूट का सामान अपने राजधानी लेकर चले जाते थे। तो इस तरह से पूरे एरिया को तहस नहस कर देते थे। तो सुल्तानों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या आ गई कि अपने साम्राज्य को बचाया कैसे जाए। एक घटना इसी बीच में और हो गई जो सुल्तान के लिए और भी समस्या क्रिएट हो गई इसकी वजह से। ये थी 1219 की एक घटना। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसको हम आज का उज़्बेकिस्तान बोलते हैं,
ट्रांसऑक्सियाना में चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ। चंगेज़ खान ने बहुत बड़ी सेना के तौर पर यहाँ पर बहुत बड़ी सेना के साथ ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। उसके जीत लेने के बाद चंगेज़ खान ने धीरे धीरे अपना रुख दिल्ली की तरफ किया, दिल्ली सल्तनत की तरफ किया। दिल्ली सल्तनत में चंगेज़ खान के जितने भी आक्रमण हुए, ज़्यादातर जो आक्रमण थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए। इसलिए यहाँ के राजाओं की सबसे बड़ी चुनौती का काम ये था कि किस तरीके से आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाया जाए। इसी बीच में कुछ और भी पॉलिसीज़ दिखाई देती हैं, कुछ और नीतियाँ दिखाई देती हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था तो क्या किया जाना चाहिए, तो सभी ने सोचा एक बड़ी सेना रखनी चाहिए। सेना किस माध्यम से रखी गई? सेना रखी गई गैरिसन माध्यम से। गैरिसन क्या था? गैरिसन एक तरीके का किला था जिसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था। इस किले में सैनिकों को रखा जाता था और ज़रूरत पड़ने पर सैनिक उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाते थे जहाँ पर युद्ध होने वाला होता था या वो युद्ध की स्थिति को मतलब युद्ध स्थल पर जाते थे। यहाँ से गैरिसनों से राजा शासकों को अपने सिपाहियों को उस पर्टिकुलर प्लेस पर भेजना आसान रहता था। इस समय में अफ़गानिस्तान के आक्रमण भी हो रहे थे। ना केवल चंगेज़ खान की तरफ से आक्रमण हो रहे थे, अफ़गानिस्तान के हमलावर भी लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो गैरिसन था, ये वाला जो वर्ड यानी गैरिसन, ये एक जिस किसी ने इस गैरिसन को बनाया उस महान शासक का नाम था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के समय में भी चंगेज़ खान के आक्रमण हो रहे थे तो उसने अपनी सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए गैरिसन बनाए। तो जो गैरिसन था उसका संस्थापक थे गियासुद्दीन बलबन और इस पॉलिसी को आगे चल के दो और शासकों ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने भी जारी रखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो गैरिसन थे, गैरिसन, इसकी स्थापना सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई वो बेसिकली गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में हुई। ऐसा क्यों था? क्योंकि दोआब का क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता था और उपजाऊ था, साथ ही साथ वहाँ जंगल थे, तो जंगल के एरिया को साफ़ कराया गया और वहाँ पर कृषि का विकास किया गया। अब यहाँ कृषि के विकास के साथ साथ यहाँ पर नए कृषक वर्ग का भी उदय हो रहा है, तो कृषि का विकास हुआ। और कृषि का विकास इसलिए हुआ, जो गैरिसन था यानी जहाँ सेनाएं थी, उन सेनाओं को खाद्यान्न की आपूर्ति कराने के लिए इस एरिया में कृषि का विकास कराया गया। साथ ही साथ इन गैरिसन के माध्यम से दो काम बड़े प्रबल हो गए। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता है जो किसी राजा का राज्य है, किसी राजा का राज्य आखिर तभी वो डेवलप करेगा जब वहाँ पे जो व्यापारी हैं उनके आने जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, क्षेत्रीय मार्ग अच्छे होंगे, व्यापारी गणों का आना पॉसिबल हो सकेगा। तो इन सब वजहों से जो व्यापार है वो बढ़ेगा और जब व्यापार बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ेगा। तो सबसे पहले गैरिसन के माध्यम से जो आंतरिक स्थिति थी, सबसे पहले आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया गया। ये आंतरिक स्थिति है जहाँ सिपाही तैनात रहते थे और सुरक्षा प्रदान करते थे। और दूसरा था बाहरी सीमा। अब सैनिकों को स्थायी भोजन दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, तो उनसे काम भी कराया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत सारे अभियान किए गए। ये अभियान राज्य की सीमा से बाहर किए गए, यानी बाहरी सीमा में विस्तार किया गया। और साथ ही साथ लड़ाई के दौरान जब ये लोग जीत जाते थे तो जो दूसरा पक्ष होता था उसमें जो हाथी घोड़े, साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं जिनको ये गुलाम बना लेते थे, कीमती धातुएं ले लेते थे, इन सब चीज़ों को ये लोग अपने कब्ज़े में लेते थे। और ये अभियान सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत की तरफ किए जाते थे। और ये जो बाहरी अभियान थे ये सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में हुए थे। तो स्पेसिफिक चीज़ है, पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। आगे हम देखते हैं कि इनका प्रशासन, अब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत डेवलप हो रहा है तो उनका कोई प्रशासन भी होगा। तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन भी बहुत अलग था। हम एक नया प्रशासन यहाँ देखते हैं। इससे पहले हमने सामंत और ज़मींदारों के नामों को कई बार सुना। सामंत और ज़मींदार ज़मीनों का देखरेख करते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इन सारी प्रथाओं को चेंज कर दिया। एक्चुअली इल्तुतमिश ने क्यों चेंज किया, सबसे पहले थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, आपके बुक में ये इतना चैप्टर्स को इतना डीप में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि इल्तुतमिश भी एक ग़ुलाम ही था। और ये एक तरह से देखा जाए तो
फुल फ्लेजेस तरीके से ये शासक के रूप में स्थापित हुआ था, क्योंकि शासक के रूप में स्थापित होने के लिए जो उलेमा वर्ग थे, जो खलीफा वर्ग थे, उनसे इन्हें आधिकारिक तौर पर शासन करने का आधिपत्य प्राप्त था। तो इल्तुतमिश जो था वो पहला शासक था, पहला वाजिब शासक जिसको हम कह सकते हैं वो था। तो इल्तुतमिश ने पॉलिसी को चेंज कर दिया, सामंत और ज़मींदारों की पॉलिसी को उसने चेंज कर दिया। उसने ग़ुलामों को सूबेदार बनाया, उसने ग़ुलामों को सूबेदार बनाया, यानी ज़मीन का अगर किसी को राजस्व एकत्रित करने का हक दिया तो वो और कोई नहीं, ग़ुलाम होते थे। ग़ुलाम को सूबेदार बनाया। इन ग़ुलामों को बेसिकली बंदगा कहा जाता था। बंदगा एक फ़ारसी शब्द है। आगे चल के ये बंदगा वाला जो ट्रेडिशन था ना, इसको तुगलक और खिलजी दोनों वंशों ने इसको आगे जारी रखा। साथ ही साथ ये जो बंदगा होते थे, यानी जो दास होते थे, ये अपने मालिक के बहुत विश्वास पात्र होते थे। ये जो दास होते थे, ग़ुलाम जो होते थे, ये अपने मालिक के बहुत विश्वास पात्र होते थे। और विश्वास पात्रता के साथ साथ एक और समस्या भी पनप रही थी। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ये ग़ुलाम सिर्फ अपने मालिक के प्रति ही वफ़ादार होते थे। जब नए शासक आते थे तो वो नए ग़ुलाम रख लेते थे, या ग़ुलामों को निचले ख़ानदान का माना जाता था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो ग़ुलाम होते थे उनका एक मेन ईमानदारी वाला फोकस सिर्फ अपने उस शासक के साथ होता था जिनके समय में वो कार्य करते थे। इसके अलावा जैसे ही शासक के उत्तराधिकारी आते थे, सिचुएशन चेंज हो जाती थी। आगे हम देखते हैं इक्ता के बारे में। अब ये इक्ता क्या था? इक्ता एक भूभाग था, एक इलाका था। इस इक्ते की देखरेख करता था इक्तेदार, जिसको मुक्ति भी कहा जाता था। इक्तेदार या फिर मुक्ति उसे कहा जाता था। ये जो इक्ता होता था, यानी एरिया, इलाका, यहाँ पर इक्तेदार का काम था राजस्व वसूली का, सेनाएं रखने का और वहाँ पर कानून की व्यवस्था को बनाए रखने का। ये कुछ काम होते थे जो इक्तेदारों के काम थे। साथ ही साथ राजा भी इक्ते पर नियंत्रण रखता था। क्यों रखता था? कहीं इक्तेदार यानी मुक्ति जो है वो अपना आधिपत्य ना स्थापित करे, या क्या वहाँ का काम ठीक प्रकार से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, इस पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए राजा थोड़े थोड़े समय के बाद, मतलब जो इक्ता था, किसी भी इक्तेदार को इक्ता थोड़े समय के लिए मिलता था ताकि वो उस पर अपना कब्जा ना बना सके। साथ ही साथ जो भी राजस्व इकट्ठा करता था इक्तेदार, उसका भी लेखा जोखा रखा जाता था। लेखा जोखा का जो अधिकारी था उसको डायरेक्ट राजा की तरफ से भेजा जाता था ताकि वो चीज़ों को देखे कि क्या सारी चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं या नहीं। और इसी बीच में हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद तुगलक के समय में इन नियमों का, ये जो राजस्व से संबंधित नियम है, एकता से संबंधित नियम है, इन नियमों का बड़ा ही कठोरता से पालन होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद तुगलक के समय में। आगे हम देखते हैं कि इस समय में 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कर जो है वो किसी भी शासन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था वहाँ की मजबूत होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी शासन आगे बढ़ना चाहता है। तो 3 प्रकार की कर व्यवस्था थी। बेसिकली कृषि को खराज भी बोला जाता था। ये मतलब ये लगान का तकरीबन 50% होता था। और मवेशियों पर कर लगाया जाता था, साथ ही साथ घरों पर कर लगाया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा अभियान होते थे, उत्तर भारत तो धीरे धीरे इनके कब्ज़ों में आ ही रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में ये लोग अक्सर अपने अभियान को करते थे। जैसे मैंने पहले बताया कि दक्षिण भारत में अगर जीत के लिए जाते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन जीत तो लेते थे उस एरिया को, पर वहाँ नियंत्रण बड़ा कठिन हो जाता था। वहाँ के जो लोग थे वो खुद को दोबारा स्वतंत्र कर लेते थे, क्योंकि राजाओं का नियंत्रण वहाँ पर हो पाना पॉसिबल नहीं था। वो काफ़ी दूर का क्षेत्र था, वहाँ पे पहुँचने में ही काफ़ी वक्त लग जाता था, क्योंकि उस समय के राजाओं के पास घोड़े हाथी हुआ करते थे। आज के जैसे हवाई जहाज़ या फिर यातायात के साधन तो नहीं थे ना, मतलब यातायात के साधन उनके अनुरूप उस समय के अनुरूप में थे, अभी आजकल के अनुरूप तो नहीं थे। तो इस वजह से वहाँ पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन होता था।
आगे चल के हम देखते हैं कि उस समय दक्षिण भारत में एक और भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी वहाँ के घने जंगल। अब घने जंगलों के बारे में यहाँ पे मैंने घने जंगल इतना इम्पॉर्टेंट रहा होगा तो यहाँ मुझे लिखना पड़ा। इसके बारे में एक यात्री थे, एक विदेशी यात्री थे मोरक्को के, जिनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने इनके बारे में लिखा कि दक्षिण में बेसिकली बहुत घने जंगल होते थे और इन घने जंगलों में कुछ स्थानीय सरदार रहते थे अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ। ये बेसिकली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में रहा करते थे, उन्हीं जगहों पर किले बनाकर रहा करते थे और ये कभी कभार बांस के झुरमुट में भी रहते हुए इन्हें देखा गया है। ये जनरली अपने किले बना लेते थे और किले के अंदर ये लोग अपने मवेशी पालते थे, इनके अपने लोग रहा करते थे और साथ ही साथ किले के अंदर पानी की व्यवस्था भी हुआ करती थी। यानी सारी की सारी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस किले के अंदर होती थी, जिसकी वजह से इन्हें हराना यानी इन सरदारों को हराना आसान नहीं था। पहली बात तो उस घने जंगल में ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि ये लोग जनरली घने जंगलों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे जो सैनिक सिपाही थे, तो इसलिए घने जंगलों के अंदर जाना, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। तो कई बार सैनिकों के द्वारा ऐसे सरदारों पर नियंत्रण करने के लिए ये लोग क्या करते थे, जंगलों को जला देते थे, तो शायद इन पर नियंत्रण स्थापित हो पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता था सरदारों के हाथ तो ये जो सेनाएं थी, बड़ी सेना हालांकि राजा की होती थी लेकिन फिर भी हार जाया करती थी। आगे हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में और क्या क्या चीज़ें हुई। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये थोड़े से इनको हम काफ़ी फोकस करके थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर में सारी चीज़ें गिवन है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक माना गया। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के 2 बार आक्रमण हुए। मंगोलों के दो बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए, 2 बार आक्रमण हुए यहाँ पर। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक एक गैरिसन बनाया। हालांकि गैरिसन सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन ने बनाया था, लेकिन इसने अपनी तरफ से एक सीरी नाम का गैरिसन बनाया। अब आप गैरिसन का मतलब समझ सकते हैं। साथ ही साथ किसानों से कर का 50% भाग लिया इसने। क्यों लिया? ताकि गैरिसन में जो सैनिक थे उनकी खाद्यान्न आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा इसने बड़ी सेना रखने की व्यवस्था की। इसकी सेना काफ़ी बड़ी थी, सुव्यवस्थित संगठित सेना थी। और इक्ता यानी जो इलाके थे, इसने सेना के अधिकारियों को इक्ता देने के बदले उन्हें नकद वेतन देना शुरू किया। ये पहली बार हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। राजस्व वसूली, इन सभी झंझटों से दूर उसने अपने सैनिकों को एकता देने के बजाय या कुछ और देने के बजाय उन्होंने नकद वेतन देना शुरू किया, क्योंकि नकद वेतन की वजह से सामान को खरीदना आसान हो जाता था। जैसा कि हम जानते भी हैं, अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हालांकि इसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा इसने व्यापार पर भी नियंत्रण स्थापित किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी इस बात को समझो। एकता के स्थान पर सैनिकों को पहले उसने नकद वेतन दिया। नकद वेतन देने के बाद सामान खरीदना आसान होता था। लेकिन साथ ही साथ जो व्यापारी गण हैं, जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग अपनी मनमानी भी तो कर सकता है। वो सामान को और ऊंचे दाम में भी तो और ऊंचे दाम लगा सकता है, यानी वो लालच में भर सकता है, लालची बन सकता है। इस लालच को ख़त्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी व्यापारियों पर बहुत नियंत्रण स्थापित करता था, ताकि कहीं भी उसकी जो बाज़ार नियंत्रण प्रणाली है, जब कभी उसको बढ़ाने का टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसे बढ़ाऊँगी। तो व्यापारियों पर इस तरह से नियंत्रण स्थापित करता था ताकि सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहें। आगे चल के हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में उसकी कुछ नीतियों को आगे चलकर आगे अन्य राजाओं ने भी, अन्य शासकों ने भी उसको फॉलो किया। हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। अब मोहम्मद तुगलक भी अपने समय का शासक था। मोहम्मद तुगलक के समय में एक बहुत बड़ी बात हुई। जो मंगोल सेना थी, मंगोल सेना इसके समय में परास्त हुई। यही मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सारे उनके अभियान सही ही रहे हों, वो हारे भी थे। तो मोहम्मद तुगलक के समय में मंगोल सेना परास्त हुई। ट्रांस ऑक्सियाना पर उसने आक्रमण की योजना बनाई। बहुत बड़ी बात है, ये पहला शासक था जिसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बनाई। ट्रांस ऑक्सियाना पर मंगोलों का शासन हो गया था, तो उसने अपनी योजना बनाई कि उसने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया ताकि वो ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण कर सकें।
इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। उसके समय में 2 बार मंगोलों के आक्रमण तो हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नीति ये थी कि वो मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सके। लेकिन उसके ठीक दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों पर आक्रमण करने के बारे में सोचा। ये दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी है, समझना ज़रूरी है। इसके बाद उसने दहली ए कहना, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। दहली ए कहना को खाली करवाकर सैनिक छावनी बनवाई। दहली ए कहना को खाली करवाकर उसने सैनिक छावनी बनवाई। ये बेसिकली दिल्ली का पुराना शहर था, उसको खाली करवाया और खाली करवाकर वहाँ पर सैनिक छावनी बनवा दी। इसने भी अपने सिपाहियों को नगद वेतन दिया, लेकिन नगद वेतन किसके आधार पर दिया? एक टोकन मुद्रा के आधार पर दिया। ये टोकन मुद्रा पहली बार कागजी मुद्रा में थी। टोकन मुद्रा जो थी पहली बार कागजी मुद्रा में थी। हालांकि इसी टोकन मुद्रा और ऐसी किसी रणनीति के चलते, ऐसी नई नई पॉलिसीज़ के चलते मोहम्मद तुगलक को एक असफल शासक भी कहा गया, क्योंकि आगे चलकर इसकी ये पॉलिसी चल नहीं पाई। दूसरा, इसके जो प्रशासनिक कदम थे वो ज़्यादातर असफल रहे। जैसे यहाँ पर दिल्ली या कोहिना को जब इसने खाली कराया तो अपनी जनता को इसने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो जनता वहाँ पर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने में काफ़ी बहुत परेशान हुए लोग। तो उन्होंने राजा को यहाँ के जो लेखक थे और जो यहाँ की जनता थी वो धीरे धीरे राजा को नापसंद करने लगी। तो हम ये देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक के जो कदम थे, प्रशासनिक कदम, वो असफल तो रहे, लेकिन मोहम्मद तुगलक ही एक ऐसा शासक था जिसने मंगोलों के आक्रमण को रोकने की बजाय उन्हीं पर आक्रमण करने की रणनीति बनाई थी। आगे हम किन्हीं स्थापत्य के बारे में जानते हैं। भाई स्थापत्य कला भी बहुत ज़रूरी है, पूछ लिया जाता है इस पे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक स्थापत्य कला में देखते हैं, जब सल्तनत काल शुरू होता है, सल्तनत काल में तो यहाँ पर मस्जिदें सबसे ज़्यादा बनाई जाने लगी। मस्जिदें, मीनारें, मतलब इनकी किसी भी बिल्डिंग को बनाने की, किसी भी वास्तुकला में नए नए बदलाव लाने की इनकी स्ट्रेटजी अलग थी, क्योंकि इनके यहाँ के वास्तुकार कुछ अलग थे। भारत में जो उपस्थित शिल्पकार थे वो कुछ अलग थे। तो दोनों में हमें यहाँ पे थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक थी कुव्वत अल इस्लाम, ये एक मस्जिद थी। ये जो मस्जिद थी ये बेसिकली दहली ए कहना में बनाई गई थी। अब ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी ये इतनी फेमस क्यों थी? ये फेमस इसलिए थी क्योंकि इस मस्जिद का विस्तार, ध्यान से सुने, यहाँ पे विस्तार लिखा हुआ है। विस्तार जो था वो अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने किया था। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसकी मीनारें, मतलब इसको बनवाने का काम 3 शासकों ने किया था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब इन 3 शासकों के समय में इस मस्जिद को बनवाया गया था। आगे हम ये देखते हैं कि मस्जिद जो है, मस्जिद का एक्चुअली मीनिंग क्या है। मस्जिद जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। मस्जिद एक अरबी भाषा का शब्द है और मस्जिद एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की सजदा करते हैं, अपने घुटने टेकते हैं, माथा टेकते हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज एक रस्म होती है जो अदा की जाती है, और ये जो नमाज की रस्म है, जो नमाज अदा की जाती है, वो किसी इमाम के द्वारा, मतलब इमाम द्वारा अदा की जाती है। इमाम बेसिकली नेता होता है उस सभी ग्रुपिज़म का, वहाँ पर उपस्थित लोगों में ग्रुपिज़म का एक नेता होता है इमाम। और ये इमाम जो है वो सबसे ज़्यादा सम्माननीय और विद्वान व्यक्ति होता है। ये जो इमाम है, इमाम का एक काम होता है कि हर शुक्रवार को ये धर्मोपदेश देता है, धर्म के उपदेश देता है, जिसे खुतबा कहा जाता है। और बेसिकली सभी जो मुसलमान थे वो किबला की ओर नमाज अदा करते हैं। किबला जो है, किबला का मतलब मक्का मदीना का मतलब ये कि ये अगर हम भारत की तरफ से देखें तो ये पश्चिम की तरफ बढ़ता है, यानी मुसलमान पश्चिम की तरफ अपना मुंह करके, किबला की ओर अपना मुंह करके नमाज अदा करते थे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें क्लियर हो पाई। आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ इम्पोर्टेंट काम किए। उसने जहाँपनाह
उसने जहाँपनाह नामक एक दिल्ली में नई राजधानी बनाई, दिल्ली में एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम उसने क्या रखा, जहाँपनाह। दिल्ली में एक नई राजधानी बनाई जिसमें उसने उसका नाम रखा जहाँपनाह। और ये जो राजधानी थी, इस राजधानी में एक मुख्य मस्जिद थी। ये राजा तो जो सल्तनत काल के शासक हम देखते हैं, आगे चल के मुग़ल काल के शासकों को देखेंगे तो ये लोग दो तरीके से बिल्डिंग्स बनवाते थे, मतलब इनके वास्तुकार दो तरीके से थे। पहला, या तो इमारतें अपने लिए बनवाई जाती थी, शासक वर्ग अपने लिए बनवाता था, या फिर इमारतें मस्जिद के लिए बनवाई जाती थी, जिसको पुण्य का काम कहा जाता था, सबाब का काम कहा जाता था। तो मुख्य मस्जिद, ये जहाँपनाह जो एक नई राजधानी थी उसमें एक मुख्य मस्जिद बनवाई गई और उस मुख्य मस्जिद का नाम था बेगमपुरी मस्जिद। उस मुख्य मस्जिद का नाम था बेगमपुरी मस्जिद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी बड़े बदलाव आए और साथ ही साथ 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल में और थोड़े से परिवर्तन आए। 15वीं 16वीं शताब्दी में तकरीबन 1526 के आसपास की अगर बात करें तो दिल्ली और आगरा में सैयद और लोदी वंश का शासन था। सैयद और लोदी वंश का शासन यहाँ पर रहा, दिल्ली और आगरा में। आगर लिखा हुआ है ये, सॉरी, आगरा में सैयद और लोदी वंश का शासन था। और इसी समय में कुछ और जो क्षेत्र थे, बेसिकली मालवा, गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, इन सभी ने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। ये स्वतंत्र शासक के रूप में उभर रहे थे। पहले तो ये कहीं ना कहीं किसी के आधिपत्य में थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र कर रहे थे। इसके अलावा अफ़गान स्वतंत्र कर रहे थे खुद को, और राजपूत भी खुद को स्वतंत्र कर रहे थे, यानी एक नए छोटे छोटे शासक बनकर उभर रहे थे। आगे देखते हैं कि एक और शासक है इसी बीच में, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये शासक हैं जिनका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी जो थे वो बिहार के एक प्रबंधक के रूप में सबसे पहले उन्होंने काम किया। बिहार में इनके चाचा रहा करते थे, तो चाचा के साथ रहकर इन्होंने बिहार में एक प्रबंधक के रूप में काम किया। और ये वही शासक थे जिन्होंने मुग़ल सम्राट को चुनौती दी थी, 2 बार चुनौती दी थी। एक 1530 से 40 के बीच में और दूसरा 1555 से 56 के बीच में। 2 बार इन्होंने मुग़ल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी। हालांकि देखा जाए जो सूरवंश था वो सिर्फ 15 साल तक ही रहा, लेकिन इनकी जो टेक्निक्स थी किसी प्रशासन को चलाने के लिए, इनकी टेक्निक्स को आगे चलकर कई शासकों ने अपनाया। और आगे चलकर इनकी शेरशाह सूरी की टेक्निक को अकबर ने भी अपनाया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अकबर ने भी इनकी टेक्निक को अपनाया। इनके जो तरीके थे उन्हें अकबर ने भी अपनाया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जानने के लिए है भाई, चैप्टर में विश्व से संबंधित भी है, यानी उस समय समकालीन विश्व में क्या हो रहा था। जिस समय में सल्तनत पीरियड चल रहा था भारत में, तो विश्व में क्या हो रहा था इसके बारे में भी समझें, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तकरीबन 11वीं शताब्दी की बात है। 11वीं शताब्दी में फ्रांस में 3 श्रेणियाँ उभर कर आईं। 3 श्रेणियाँ, ये 3 श्रेणियाँ थी। पहली श्रेणी थी प्रार्थना करने वालों की। जैसे जो पादरी होते थे, जो जरस्थ्रू पादरी होते थे, जो बाइबल का मीनिंग बताते थे, बाइबल पढ़ते थे। तो प्रार्थना करने वाले एक लोग थे, दूसरे लोग थे युद्ध करने वाले, और तीसरे लोग थे खेती करने वाले। तो 3 वर्ग उभर कर फ्रांस में यहाँ पर सामने दिखाई देते हैं। इसमें प्रार्थना करने वाले लोग ईश्वरीय शांति का प्रतीक होते थे, मतलब उनसे ये माना जाता था कि वो ईश्वर से, मतलब ईश्वरीय शांति, यानी कहीं ना कहीं वो धर्मोपदेश से संबंधित थे। आगे देखते हैं, जो युद्ध करने वाले थे उन्हें योद्धाओं का समूह कहा जाता था, मतलब उस योद्धाओं के समूह को, जो युद्ध करने वाले थे, मतलब इनका कुछ काम ही हो गया था, ये लड़ाई ही करेंगे। तो युद्ध करने वाले जो समूह होते थे इनको नाइट कहा जाता था। तो इस समय में ये जो नाइट्स थे, हालांकि पहले इनको छोटी जाति का माना जाता था,
लेकिन धीरे धीरे जब ये योद्धाओं के समूह में शामिल हो गए, ईश्वरीय शांति, जब भी प्रार्थना करने वाले लोग या ईश्वरीय शांति की बात होती थी तो जो भी उसमें परेशानी क्रिएट करता था, ये नाइट वहाँ जाकर उसे सज़ा देते थे या युद्ध करते थे या जो भी है। लेकिन नाइट जो थे वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शांति के लिए उत्तरदायी होते थे, ये कहना था प्रार्थना करने वाले लोगों का। तो इस वजह से नाइट की जो उपाधि थी उसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया, महत्व दिया गया, सॉरी। तो इस तरह से नाइट, हालांकि जैसे पहले माना जाता था, उन्हें बहुत तुच्छ समझा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके स्टेटस में चेंजेस आने शुरू हुए। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म से संबंधित युद्ध, कि किसका धर्म श्रेष्ठ है, किसका धर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो धर्म से संबंधित युद्ध यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये विश्व जगत से, क्योंकि आपके चैप्टर में दिया हुआ है इसलिए इसको जानना ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। और मुझे ये भी कहना है कि भाई किसी भी चैप्टर को बहुत छोटे में समझने की कोशिश ना करें कि नहीं छोटा सा मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हालांकि किसी भी चैप्टर को कंपाइल करने में बहुत वक्त लगता है, उसे छोटा सा बनाने में वक्त लगता है, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, उसको 2 से 3 बार सुनेंगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। 2 से 3 बार आप वीडियोस को पढ़ें और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, तो आगे चल के आपका ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो मेरी तो ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। तो बस मुझे यही कहना था, और थैंक यू सो मच अगेन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँचे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।